नमस्कार, मैं हूँ वर्षा ठाकुर और मैं फिर से आ गई हूँ अपनी सीटेट साइंस की क्लास लेके शिक्षा मित्रा क्लासेस की तरफ से। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है। तो the first question is why is a plant which does not have chlorophyll? What could why be? सबसे पहले क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल एक तरह का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका काम है सनलाइट को ट्रैप करना, जो सनलाइट को ट्रैप करता है और इस तरह से ग्रीन प्लांट को उनका खाना बनाने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है उसको? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। सो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर मैं वर्ड लिख रही हूँ, फोटोसिंथेसिस। द वर्ड फोटो सिंथेसिस अगर आप देखेंगे तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। द रॉ मटेरियल्स, अगर आप बात करें रॉ मटेरियल्स की, व्हाट आर द वेरियस रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द ग्रीन प्लांट टू अंडरगो या फिर टू प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर CO2 जो उनको एटमॉस्फेयर से मिल रही है, देन वाटर जो सॉइल से उनको जमीन के अंदर से मिल रहा है, एंड देन देयर इज अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है वो लीव्स के अंदर होता है। किसमें होता है? ग्रीन लीव्स के अंदर होता है और उनके ग्रीन कलर होने का कारण है कि उनके पास ये ग्रीन कलरिंग पिगमेंट है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इसका उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सनलाइट, बिकॉज सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती है। तो ये जो क्लोरोफिल होता है इसका मेन काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। किसको ट्रैप करना? सनलाइट को ट्रैप करना, ठीक है। तो सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन कर रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है। यानी कि जब तक सनलाइट ट्रैप नहीं होगी तब तक फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, यानी ग्रीन प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई ऐसे प्लांट्स ही क्लोरोफिल कैरी नहीं करेंगे जो अपना खाना खुद ना बनाकर पूरी तरह किसी दूसरे पे निर्भर है। तो अगर हम पिक्चर प्लांट की बात करें तो ये कार्निवोरस प्लांट होता है। क्या होता है? कार्निवोरस प्लांट है, ठीक है। कार्निवोरस ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा, अगर आप देखो तो इनकी जो शेप होती है कुछ ऐसी होती है, पिक्चर की तरह होती है। ऐसे पिक्चर मतलब कि ऊपर एक फ्लैप होता है, ये जो मैंने बनाया है ये फ्लैप है ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसा ऊपर जैसे ये मतलब ये पिक्चर की तरह एक जग की तरह है और ऊपर उसके ऊपर ऐसे फ्लैप लगा हुआ है, ठीक है। देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं ये, जस्ट टू अट्रैक्ट द वेरियस इंसेक्ट्स। जैसे ही इंसेक्ट्स उनकी खूबसूरती देखकर इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ये जो ऊपर फ्लैप होता है ये ऐसे उठ जाता है, ठीक है। ये फ्लैप जो है ऐसे खुल जाता है और जो इंसेक्ट है ना, जो भी इंसेक्ट है, वट एवर बी द इंसेक्ट, जो भी इंसेक्ट है वो अंदर इसमें जाके ट्रैप हो जाता है, ठीक है। फ्लैप खुला, इंसेक्ट ट्रैप। अंदर इस पे बॉडी में इंजाइम्स होते हैं, इस प्लांट की बॉडी के अंदर इंजाइम्स होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी कि उसको सिंपली एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में तोड़ के वो इजली से उसकी बॉडी में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दीज पिक्चर प्लांट इज अ कार्निवोरस प्लांट जो इंसेक्ट्स को फीड करता है, इंसेक्ट के ऊपर फीड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैपल ट्री है। मैपल ट्री में भी अच्छा हाँ, ये बात तो रह गई पिक्चर प्लांट की। पिक्चर प्लांट कार्निवोरस के साथ साथ अपना खाना खुद भी बना सकता है, उसके पास क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन उसकी एक खासियत ये है कि वो कार्निवोरस है। क्या है? कार्निवोरस है, यानी इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो सिर्फ इंसेक्ट ही खाता है, वो अपना खाना खुद भी बना सकता है बिकॉज उसके पास क्लोरोफिल है। मैपल ट्री के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। कस्कुटा और एल्गे में अगर हम बात करें तो एल्गे भी बहुत तरह की होती है, जिसमें अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे की। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर ग्रीन, ब्लू ग्रीन नाम से ही पता चल रहा है कि इट हैज क्लोरोफिल। तो ब्लू ग्रीन एल्गे जितने भी होते हैं उनके पास क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। देन कस्कुटा, जिसको आप अमरबेल के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता है। उसका क्या काम है? इट इज अ पैरासाइट। क्या है ये? एक पैरासाइट है ये,
ठीक है। ये एक पैरासाइट है। व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है, खुद को बेनिफिट पहुंचाते हैं और जिसकी बॉडी के ऊपर वो सर्वाइव करते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कस्कुटा जो होती है, कस्कुटा इज नॉट एबल टू प्रिपेयर इट्स फूड बिकॉज इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये पेड़ों के ऊपर बिल्कुल इस तरह से लिपट जाती है और इसके पास सक्कर्स होते हैं, जैसे हमारे पास दांत होते हैं, इसके पास सक्कर्स होते हैं और ये अपने सक्कर्स प्लांट के उस पार्ट पे जाकर गड़ा देती है जहां पर उसका जाइलम और फ्लोएम पड़ा होता है। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है, अब वो जो पर्टिकुलर प्लांट है जिसके चारों तरफ ये लिपट गई है, वो प्लांट के पास अपना जाइलम है, अपना फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स जो है वो सोइल से एब्जॉर्ब करना, और फ्लोएम का काम है कि जो भी खाना लीव्स में बनता है उस पूरे खाने को पूरे प्लांट में मल्टी डायरेक्शनल में क्या करना, ट्रांसपोर्ट कर देना, ठीक है। यानी कि जो दूसरा प्लांट है वो अपने हिसाब से अपना खाना बना भी रहा है और पूरी अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। यानी कि ये कि कस्कुटा ने मेन सोर्स के ऊपर अटैक करना है। कस्कुटा क्या करती है, वो अपने सकर को जाइलम और फ्लोएम, दूसरे प्लांट के जाइलम और फ्लोएम के ऊपर गड़ा देती है, अपने सकर को, अपने दांतों को, और वहां से फिर जाइलम जो जो एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर, मिनरल, वो सारा का सारा उसकी बॉडी में जा रहा है। साथ ही फ्लोएम जो वो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, जो फूड बना है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, वो फ्लोएम वो चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि शक्कर जो है वो जाइलम और फ्लोएम पे गड़े हुए हैं, तो जो चीजें वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो सारी चीजें प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने की बजाय कस्कुटा की बॉडी में क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कस्कुटा इज अ पैरासाइट। कस्कुटा टेक्स all the beneficial nutrients from the body of other plants, ठीक है, by sucking its sucker, by क्या बोलते हैं जिसे कहते हैं ना, by putting its suckers in the xylem and phloem of other plants। तो इस तरह से कस्कुटा जो है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता और ये एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर क्या करती है, जीवित रहती है। तो इसलिए कस्कुटा इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये डाइजेशन के ऊपर है। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, अच्छा खासा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे जाके खत्म हो जाता है। इस बीच हमारे बहुत सारे जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव स्टैट जो है वो बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस आता है जिसे आप फूड पाइप बोलते हैं, इसोफेगस के बाद देयर इज अ स्टमक, स्टमक के बाद आप देखें देयर इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, और उसके बाद ड्यूडेनम के बाद देयर इज अ लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम और एनस, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वी हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक। हमारे पास एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम आवर बकल कैविटी एंड एंड्स अप इन द एनस, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और हमें ये पता लगाना है कि उसके बारे में कौन सी बात यहाँ पर करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, लार्ज इंटेस्टाइन की शेप अगर आपने देखी होगी तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका काम है कि जब खाना एक बार डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके इसको ये पूरी बॉडी में सब जगह जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं आपके, ठीक है, वो ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर देता है टू ईच एंड एवरी सेल। एब्जॉर्ब्ड, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम है पानी को भी, जो आपका फूड जो है जो डाइजेस्ट हो चुका है तो उस डाइजेस्टेड फूड में जितना अमाउंट ऑफ वाटर है 70 to 80% अमाउंट ऑफ वाटर, वो भी कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एसिमिलेशन ऑफ फूड मीन्स की दैट कि आफ्टर डाइजेशन के बाद सारे के सारे फूड से सारे के सारे फूड को एब्जॉर्ब करके उनको रिस्पेक्टिव सेल्स तक विद द हेल्प ऑफ ब्लड नेटवर्क
को भेजना, और हर सेल्स में फिर जाके वो जो फूड है वो क्या जनरेट कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन ऑफ फूड विच इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहला वाला जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देन लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, बिल्कुल भी नहीं। विलाई जो होते हैं दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाई लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते, विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होते। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। देन लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आप बात करें कि लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर एंड शॉर्टर, बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर भी है और शॉर्टर भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है, बिल्कुल सही बात है, ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब आप देखो विच, ये क्वेश्चन ही गलत है एक तरीके से देखा जाए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, अच्छा स्टेटमेंट्स बोला, ओके। तो अगर हम, मेरे हिसाब से मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट, तो हाँ यहाँ पर मोर देन वाला आंसर हो सकता है। तो आपकी एसिमिलेशन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन एसिमिलेशन करता है। उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स, बिल्कुल ये भी सही है। इसमें ये रॉन्ग गलत है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होती, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर्स। हाँ जी, जो रेशम के कीड़े होते हैं वो सिल्क बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। सिल्क की साड़ी, सिल्क के सूट, नॉर्मली सिल्क जो है वो एज अ फाइबर, मतलब सब जगह एज अ फैब्रिक सब जगह क्या होता है वो यूज किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। अगर आप लाइफ साइकिल पढ़े सिल्क वॉर्म की, तो ये सिल्क का, जैसे ये सिल्क का मोथ है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद ये अपनी एग को जो है वो ले करता है, अपना एग ले करता है किसके ऊपर, लीव्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये इसके एग्स हैं और उसमें से छोटे छोटे से क्या निकलते हैं, लार्वे निकलते हैं, ठीक है। एंड देन द लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू अ कैटरपिलर, इसमें कन्वर्ट हो जाता है वो कैटरपिलर में। एंड आप देख सकते हो थोड़ी दिनों के बाद इस कैटरपिलर के आसपास थ्रेड्स जमा होने लग जाते हैं और एक ककून सा बन जाता है। थ्रेड्स चारों तरफ इसको, थ्रेड्स की क्या हो जाती है, बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसके चारों तरफ एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ककून। और इसी स्टेज पर जो पीपल हैं वो इनको मार देते हैं, क्योंकि वो ककून स्टेज में उसको उठाते हैं, उनको उबलते हुए पानी में डाल देते हैं, अंदर जो भी उसके अंदर सिल्क वॉर्म होता है वो मर जाता है। और फिर बाद में वो उनकी पतले पतली जो ककून की जो ये थ्रेड्स होते हैं, जिससे वो पतला, वो जो ककून पूरा बना है उस धागे से, दैट धागा इज सिल्क, वो सिल्क होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो उनकी यही होती है कि इट ग्रो इनटू अ सिल्क मोथ। तो अगर आप चेक कर सकते हैं कि दिस इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ इसकी, सिल्क की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिल्क फाइबर्स आर प्रोटीन सिक्रेटेड बाय कैटरपिलर्स, बिल्कुल सही बात है, ये कैटरपिलर से सिक्रेटेड होते हैं। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ, बिल्कुल ये देखिए आप, मैंने अभी आपको बताया कि कैटरपिलर स्टेज में आकर कैटरपिलर जो है अपने बॉडी में चारों तरफ पतले पतले थ्रेड जो है वो पूरे के पूरे थ्रेड्स जो हैं उससे एक नेटवर्क बनाता है। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो धागे की रील होती है ना, तो रील के ऊपर जिस तरह से ऐसे गोल गोल पूरा धागा लिपटा होता है, वैसे कैटरपिलर के ऊपर गोल गोल इस तरह से पूरा का पूरा थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर जो होता है, थ्रेड जो होते हैं वो लिपट जाते हैं, जिसके कारण एक स्टेज आती है, उसको कोकून बोलते हैं। तो सिल्क यार्न इज ऑब्टेन, मैंने बताया कि यहाँ कोकून स्टेज पे पीपल जो है इन बेचारों को किल कर देते हैं। कोकून, सारे कोकून उठा के उबलते हुए पानी में डालते हैं और तब तक डाल देते हैं जब तक कि अंदर जिसमें जो भी इंसेक्ट है वो मर ना जाए। और उसके बाद ये जो कोकून जिस थ्रेड से बना था उस थ्रेड को निकाल देते हैं एंड दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्क फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ द लार्वा सिल्क मोथ्स आर कॉल्ड एज कैटरपिलर्स, यस। द लार्वल स्टेज के बाद आप कैटरपिलर बोल सकते हो। द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, नहीं, द प्यूपा नेवर डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, ये चीज इसमें गलत है। pupa never enters into the stage of caterpillar, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये वाला ही आपका मतलब करेक्ट आंसर जो है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग सेट, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ मसल्स ही करती हैं।
आपकी पूरी बॉडी को ऐसे मोड़ना जोड़ना। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए कौन है? मसल्स हैं। तो यहाँ पर आपका ए आएगा। हार्ट स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन दैट आर बोन्स, वो बोन्स होती हैं। पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट, हाँ जी, स्केलेटन का वो पार्ट जो हल्का सा बेंट हो जाता है। कार्टिलेजेस आप देख सकते हो जो आपके ईयर के पास, आपके नोज के पास होती है। तो आप ये देख सकते हो दीज आर वेरी सॉफ्ट बोन्स विच कैन बी बेंट। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका आएगा, ठीक है। जॉइंट्स द चेस्ट बोन एंड बैक बोन एंड टुगेदर टू फॉर्म एन एनक्लोजर। अगर आप देखो तो आपकी चेस्ट, बैक बोन से आपके चेस्ट बोन की तरफ आगे की तरफ एक इनक्लोजर आ रहा है इस तरह से, दैट इज कॉल्ड रिब केज। उसको क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। तो यानी यहाँ पर ए के लिए 2 है, ए के लिए 2 है, बी के लिए यहाँ पर 4 है, और सी के लिए यहाँ 1 है, और डी के लिए यहाँ पर 3 है। तो दिस इज योर करेक्ट मैचिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट्स मोर देन 2 हार्मोन। सबसे पहले हम बात बता दें, दीज आर दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ना, दे सीक्रेट्स वेरियस hormones which are very important for us because hormones are the chemical which are secreted by our body, ठीक है। तो हमारी बॉडी द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले केमिकल्स हैं ये, ठीक है, विच आर रिलीज्ड व्हेन अ बॉडी रिक्वायर्ड देम, ठीक है। ये तब रिलीज होते हैं जब बॉडी को इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इनका इफेक्ट जो होता है वो बहुत माइन्यूटली होता है, बहुत ट्रेसेस अमाउंट में ये निकलते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिल्कुल भी नहीं निकलते। इनका ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि अगर एक बार जब बॉडी को इनकी ज़रूरत है उस टाइम ये रिलीज होंगे आपके पर्टिकुलर ग्लैंड से, एंड देन बहुत ट्रेस, बहुत छोटी मात्रा में, बहुत थोड़ी अमाउंट में ये आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं, और जैसे ही काम कंप्लीट होता है इनके ट्रेसेस जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर ये स्टिल आपकी बॉडी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड जो हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड है, वो जो है वो हार्मोन जो है वो 2 तरह का हार्मोन, वो ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसको रिलीज करता है, ठीक है। इसकी कमी और इसकी ज़्यादा होने से 2 प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम, एक हाइपर वाली, एक हाइपर वाली। अब सपोज कीजिए कि आपकी बॉडी में थायराइड जो हार्मोन है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम है, ठीक है। तो उसके लिए बॉडी आपको हार्मोन रिलीज कर रही है, ठीक है, रिलीज कर रही है, लेकिन अगर वो मिनिमम जितना आपको चाहिए अमाउंट, मैक्सिमम या मिनिमम जितना अमाउंट आपकी बॉडी को चाहिए उतना हो चुका है, और फिर भी आपकी बॉडी, आपका ग्लैंड उस हार्मोन को रिलीज करे ही जा रहा है, तो फिर आपको दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी जहाँ पहले प्रॉब्लम ये थी कि आपको पर्टिकुलर हार्मोन कम है, वो अगर रिलीज होता रहेगा तो पर्टिकुलर हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो इसलिए जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में बॉडी में रिलीज किए जाते हैं, और जैसे ही वो रिलीज होते हैं, जैसे उनका इफेक्ट जो है वो जो भी डेफिशिएंसी को या जो भी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए रिलीज होते हैं, वो जैसे ही रिलीज होते हैं, वो चीज़ जैसे ही ठीक हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, वो पर्टिकुलर डिजीज या वो पर्टिकुलर माल फंक्शनिंग, वैसे ही हॉर्मोन्स वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चेक करें तो जो पेंक्रियाज है आपका वो लीवर के पास होता है, इट इज लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द लीवर, और पेंक्रियाज एक लीफ लाइक ग्लैंड है, ठीक है, एक लीफ की तरह होता है ये। आप इसको देख सकते हो, कुछ ऐसा देखने में रहता है ये, और ये आपके लीवर के पास देखने को मिलेगा आपको, लीवर के बेस पर, और इसका काम है इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है? इंसुलिन। ये कब रिलीज होता है ये हार्मोन? जब कभी आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन रिलीज कर दिया जाता है पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज नाम के ग्लैंड से, ताकि आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ शुगर लेवल क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। उसकी जगह एक हार्मोन और भी है, ग्लूकैगन, ग्लूकैगन, ठीक है, दैट इज ग्लूकैगन, GLUCAGON, ठीक है। ग्लूकैगन नाम का हार्मोन है जो वो इंसुलिन से बिल्कुल उल्टा उल्टा मतलब असर दिखाता है, उसका जो फंक्शन होता है दैट इज क्वाइट अपोजिट टू द इंसुलिन। ग्लूकैगन का क्या काम होता है कि जैसे कि हम लोगों को लो शुगर की प्रॉब्लम है, क्या है? लो शुगर, कभी कभी किसी का लो शुगर हो जाता है, तो जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, शुगर लेवल लो हो जाता है, तो हमारा पेंक्रियाज जो है वो ग्लूकैगन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। इसका काम इंसुलिन से बिल्कुल अलग होता है, ये क्या करता है कि कम शुगर को बढ़ा देता है। तो यार दीज टू hormones are actually working just opposite to each other। इंसुलिन बढ़े हुए शुगर को कम करता है और ग्लूकेगन कम शुगर को ज्यादा कर देता है, ठीक है, ताकि बंदे को ना तो क्या बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया हो, ना ही हाइपरग्लाइसीमिया हो,
हाइपोग्लाइसेमिया जहाँ पर शुगर लेवल कम होता है, और हाइपरग्लाइसेमिया जहाँ पे शुगर लेवल आपका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद थायराइड की बात करें तो ये हमारे थ्रोट के बेस में होता है, ग्रोथ हार्मोन में हेल्प करता है। थायराइड जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड जो होता है, इसके द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स हमारी मेंटल ग्रोथ और हमारी फिजिकल ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कई बार ऐसा भी होता है कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है, थायराइड जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, थायराइड ग्लैंड की जो ग्लैंड है जब स्वेल कर जाता है, तो दैट कॉजेज ग्वाइटर। ठीक है, GOITRE, दैट कॉजेज ग्वाइटर। ग्वाइटर कोज करता है, ये घेंगा जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो ग्वाइटर जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। किससे होता है? आयोडीन की कमी से। इट इज अ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, ग्वाइटर। ठीक है, जो किसकी वजह से होता है कि थायराइड का जो आपका ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो गला जो है, गर्दन जो है वो ऐसे बाहर को निकल जाती है। ठीक है, तो जो आपका थायराइड है वो आपके जो है थ्रोट के बेस में होता है बिल्कुल, और ये हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, विच हेल्प इन दी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, देन देयर इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की अगर आप बात करें तो ये किडनी के पास लोकेटेड है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के पास लोकेटेड है, और एड्रीनल अलीन नाम का हार्मोन, एड्रीनल अलीन नाम का हार्मोन जो है वो ये सिक्रेट करता है। और बेसिकली ये जो हार्मोन है एड्रीनल अलीन, ये तब निकलता है, हमारा ग्लैंड इसको तब रिलीज करता है जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, फियर हो, एंगर हो। तो ऐसा होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम लोग ज़्यादा तेज भाग नहीं पाए, ठीक है, लेकिन अगर कोई कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया तो हम बिल्कुल पीटी उषा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि डर के मारे जो हार्मोन है ना, एड्रेनल ग्लैंड में जो हार्मोन है एड्रेनल अलीन, वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, वो एड्रेनल अलीन जब रिलीज होता है तो हमारी बॉडी एक अजीब सी ताकत, जैसे कहता है ना, एक अजीब सी ताकत लेकर खड़ी हो जाती है हमारी बॉडी। तो हमारे स्ट्रेस में, हमारे फियर में, हमारे एंगर में आपको ये हार्मोन देखने को मिलेगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गुस्से अगर चुपचाप बैठे हुए हैं तो वो काम कभी नहीं करेंगे जो नॉर्मली वो गुस्से में कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमसे कोई कहे कि ये जो चेयर है इसको उठाकर साइड कर लो, तो हम बोलेंगे अरे यार तो बहुत भारी है, हमसे नहीं उठेगी। लेकिन अगर वहीं गुस्सा आ जाए तो यही चेयर उठाकर हम किसी के सिर पे फोड़ देंगे। तो गुस्से में जो हार्मोन निकल रहा है वो हमसे क्या काम करा रहा है, देखिए। हम मैन नहीं, सुपर मैन बन जाते हैं। किससे? एड्रेनलिन हार्मोन से। तो सोचिए, जब एड्रेनलिन हार्मोन बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में हमारी बॉडी में रिलीज होता है, उस टाइम हम वो कर जाते हैं जो हम नॉर्मली नहीं कर पाते। तो सोचिए, अगर वो जरूरत से ज्यादा निकले तो हम तो पक्के सुपरमैन बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस के पास, यानी हमारे बेस ऑफ द ब्रेन के पास होता है। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा हार्मोन है, सॉरी एक ऐसा ग्लैंड है जो एक दो से ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, ये हमारे थायराइड रिलेटेड हार्मोन सिक्रीट करता है, ये हमारी फीमेल से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं जिसको आप ऑक्सीटॉक्सिन बोल सकते हो, ये वाले हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है, जिसमें मैंने अभी आपका नाम लिया थायराइड। थायराइड ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया एक। ठीक है, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एक ऑक्सीटॉक्सिन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन कब रिलीज होता है? बेबी बर्थ के टाइम। जब फीमेल्स जो होती हैं, जब वो बेबी बर्थ करने लगती हैं, तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन उसी टाइम तुरंत रिलीज होता है। इसका क्या काम होता है कि जो वजाइनल मसल्स होती हैं वो उनको रिलैक्स करने में, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उनको रिलैक्स करता है ताकि वजाइनल एरिया से बेबी का बर्थ जो है वो इजी हो सके। तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन हो गए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गए, ये सारे के सारे हार्मोन जो होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रिलीज करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब, फॉलिकल्स क्या होते हैं? हमारी जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर हमारा एग जिस चीज में पड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड फॉलिकल्स। उनको क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा आंसर पिट्यूटरी आएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑल नॉन मेटल आर गैसेज। नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। सभी नॉन मेटल्स तो गैसेज नहीं होती हैं भाई। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये तो गैसेज हैं। लेकिन कार्बन हो गया आपका, ये क्या है? कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, तो ये तो कोई गैसेज नहीं है। तो इसलिए ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेज, तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। हाँ, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये सारी बात सही है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ये भी सही नहीं है। सारे मेटल्स तो सॉलिड नहीं होते, कुछ लिक्विड भी हैं। जैसे आप ब्रोमीन की बात करो तो ब्रोमीन लिक्विड है। ठीक है,
उसके बाद ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर हार्ड, ये बात भी अगर आप देखो तो सारे मेटल्स तो हार्ड नहीं होते, कुछ सॉफ्ट भी होता है। तो ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड ऑल मेटल्स आर हार्ड, ठीक है। अच्छा, ऑल मेटल्स आर हार्ड, सॉरी मैंने नॉन मेटल देखा, और मैं फिर से आपसे ऑप्शंस देख रही हूँ, मैं नॉन मेटल्स तक ही जा रही हूँ, मैंने क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं देखा, मैंने सभी को नॉन मेटल्स कैटेगरी में डाल दिया, आई एम सॉरी। मैं फिर से अपना क्वेश्चन दोहरा रही हूँ, इसमें लिखा हुआ ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, नहीं भाई, ऑल नॉन मेटल्स तो सारी नॉन मेटल्स गैसेस नहीं होती, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, हाँ ये बात सही है, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सारे मेटल्स सॉलिड्स होते हैं, ये सारे मेटल्स तो सॉलिड नहीं होते, अगर आप अपने मरकरी की बात करो तो वो लिक्विड होती है, ठीक है। ऑल मेटल्स आर हार्ड, सभी मेटल्स हार्ड हो, सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते। आप देखो सोप और पोटेशियम जो है ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जो दे कैन बी इजिली कट विद द नाइफ, तो आप ऑल मेटल्स आर हार्ड, ये भी ट्रू नहीं है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ये भी ट्रू नहीं है, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ये भी ट्रू नहीं है, हाँ ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, हाँ ये ट्रू है, तो आप बी की तरफ, ठीक है। Next is why is a man-made fiber obtained from a natural source? What could be why? यहाँ पर अब एक्राइल, जूट, रेयन, नायलन की बात करें तो यहाँ पर भाई इसका ये जो क्वेश्चन है इसके पीछे खास कोई केमिस्ट्री लगी नहीं हुई है, तो आप मान के चलो कि ये जो रेयन है ना आपका, ये आपका मैन मेड फाइबर है, ठीक है, जो इंसानों द्वारा बनाया गया मैन मेड फाइबर है, और इससे ज़्यादातर रेयन को जब आप कॉटन के साथ मिक्स कर दो तो बेडशीट बन जाती हैं, और रेयन जो है आपको वुड पल्प, ठीक है, उससे वुड पल्प से मिलने वाला जो नेचुरल सोर्स है उससे बन रहा है ये रेयन, तो वुड पल्प इज अ नेचुरल सोर्स फ्रॉम विच रेयन इज मेड बाय मैन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, रेयन है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, केक फ्यूल के अंदर विच इज द बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल होने के लिए बेस्ट चीज क्या है, ऑप्शन ए है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। सबसे पहले बता दो, इग्निशन टेम्परेचर जितना हाई होगा वो उतना ही देर लगाएगा जलने में, ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल कैचेस फायर, तो आप देखो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें फ्यूल जो है वो फायर कैच करेगा। अब आप ये देखो कि अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो वो बहुत देर के बाद फायर कैच करेगा। इग्निशन टेम्परेचर मस्ट बी लो, किसी भी अच्छे फ्यूल में इग्निशन टेम्परेचर तो लो होना चाहिए या मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है, हाई तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी, अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू की अगर आप बात करते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी फ्यूल को बर्न करते हो, किसी भी पर्टिकुलर फ्यूल को बर्न करते हो, उस पर्टिकुलर फ्यूल को बर्न करने के बाद अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसमें से कितनी निकल रही है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, जितनी ज्यादा उसमें हीट एनर्जी निकलेगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज्यादा हाई होगी, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो भी हाई होनी चाहिए, एक बेस्ट फ्यूल के अंदर कैलोरीफिक वैल्यू मस्ट बी हाई और मॉडरेट आप कह सकते हो, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट, चलो मॉडरेट भी सही है। स्टेट गैस, चलो गैसेस कैचेस फायर इजीली, ठीक है, वो भी जल्दी पूरी तरह बर्न हो जाती हैं विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, तो आप देख सकते हो कि गैस के एक स्टेट वाइज अगर आप चेक करो तो जो आपकी गैसेज होती हैं वो उनमें कोई रेजिड्यू नहीं रहता, ठीक है, तो मॉडरेट हो गया, गैस हो गया, और इग्निशन टेम्परेचर हाई है, बी वाला भी नहीं सही होगा क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर को हमको हाई नहीं चाहिए। अच्छा सी वाले में देखो कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट है, ठीक है, स्टेट क्या है, गैस है, वो भी ठीक है, और उसके बाद इग्निशन टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट है, ये भी ठीक है। अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू में अगर आप आते हो तो नीचे वाले डी में देखो आप कैलोरीफिक वैल्यू लो है, तो भैया ऐसा फ्यूल तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं ना जिसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू लो हो, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस ही ना करे, बहुत कम हीट प्रोड्यूस करे। स्टेट लिक्विड है, चलो स्टेट लिक्विड है, ये भी एज कंपेयर टू सॉलिड जो है कम रेजिड्यू छोड़ेगा, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, चलो तो इग्निशन टेम्परेचर वाइज और स्टेट वाइज तो दोनों चीजें सही हैं, बट अगर आप कैलोरीफिक वैल्यू वाइज देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सी की तरफ चलते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट है, स्टेट भी गैस है, और इग्निशन टेम्परेचर भी क्या है, मॉडरेट है, तो ठीक है। सी में सारे ऑप्शन जो हैं वो वहां पर कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज, पर्टिकुलर एरिया, जैसे अभी आपने देखा था हम
जो हमारी महामारी फैली थी हम उसको पेंडेमिक बोलते थे। पेंडेमिक क्यों बोलते थे? वो किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर स्टेट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। लेकिन जब कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी क्षेत्र में या किसी स्टेट तक ही सीमित रहती है तो उसको एंडेमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंडेमिक। तो यहाँ पर बीमारी ना लाके उन्होंने स्पीशीज की बात की, तो एंडेमिक स्पीशीज दीज आर दो स्पीशीज व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, जो सिर्फ उसी एरिया में मिलेंगे, उसके बाहर आपको नहीं मिलते हैं। माइग्रेटरी स्पीशीज जैसे साइबेरियन क्रेन है, वो साइबेरिया से इंडिया आते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीजन में। तो माइग्रेटरी स्पीशीज क्या होते हैं? जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं पर्टिकुलर सीजन, चाहे वो ब्रीडिंग के लिए हो, चाहे वो शेल्टर के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, वो वहां पर माइग्रेट करते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो अभी तक खत्म तो नहीं हुए, लेकिन हाँ उनके नंबर इतनी जल्दी जो है वो घट रहे हैं कि उनको एंडेंजर्ड रख दे। जैसे आपका टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एक्सटिंक्ट अभी तक हुआ नहीं, उसकी जो टाइगर्स की जो नंबर है, जो पॉपुलेशन है, वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए हंटिंग पे बैन लगा दिया गया क्योंकि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, खत्म होने के कगार पर है, ठीक है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो अब आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुके हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। नेक्स्ट, मेटल एक्स डिस्प्लेस metal Y from its salt solution but is not able to displace metal Z from its salt solution. Identify the most active metal. वो कह रहे हैं कि X जो है वो Y को उसके salt solution से क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। फिर but is not able to displace Z, लेकिन X जो है वो Z को, किसको? Z को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है कौन? आयरन, ठीक है। कॉपर सल्फेट को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? आयरन, ठीक है। उसके बाद अगर आप जिंक सल्फेट की बात करें तो आयरन उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है, फिर आयरन है, और सबसे कम कौन है? कॉपर, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ Z। कौन रिएक्टिव हुआ? Z। तो मेटल X यहाँ पर सपोज कीजिए दिस इज मेटल X which displaces Y from its salt solution but is not able to displace Z from its salt solution. तो identify the most reactive metal. तो most reactive metal जिंक हुआ, वैसे ही यहाँ पे the most reactive metal कौन हुआ? Z हुआ, ठीक है, क्योंकि उसको तो वो भी रिप्लेस नहीं कर पा रहा जो ऊपर वाले को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ। देन यहाँ तक ही आज मेरी क्लास थी। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।